Hey everyone, welcome back to my channel Limitless Learning. आज हम अपने रेगुलर टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटकर एक नए टॉपिक पे बात करते हैं जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020. लेट्स बिगिन. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से पहले ऐसा नहीं था कि इंडिया में कोई एजुकेशन पॉलिसी ही नहीं थी. एजुकेशन पॉलिसी थी. जो फर्स्ट हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी वो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी इन ईयर 1968 जब हमारी प्राइम मिनिस्टर थी मिस इंदिरा गांधी. उस एजुकेशन पॉलिसी का मेन मोटिव जो था वो था रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग कि जो फ्रॉम द स्क्रैच फ्रॉम वेरी बिगिनिंग एंड फ्रॉम द रूट्स ऑफ एजुकेशन पूरी तरह से रिफॉर्म लाना एजुकेशन में रूट से लेकर बिल्कुल नीचे से लेकर उनका इस एजुकेशन पॉलिसी का मोटिव था रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग, सबको दोबारा से रिफॉर्म करना. ठीक है. एंड रीफ्रेमिंग फ्रॉम द स्क्रैच. ठीक है. नेक्स्ट हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी इन ईयर 1986 जब प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी. तो इस एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी सारी चीज़ें आई थी. इसमें आया था कि डिस्पैरिटीज़ को रिमूव करना, ये जो कास्ट के बेसिस पे एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन होता था इसको ख़त्म करना, एजुकेशन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लाना वुमेंस के लिए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए. ठीक है. फिर था कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए इंसेंटिव्स जनरेट करना, मिड डे मील्स की वजह से वो माल नरिश्ड होते हैं, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते जिसकी वजह से वो काम करते हैं. तो मिड डे मील्स की एक प्रोग्राम चालू किया था जिसकी वजह से उन्हें खाना भी मिलता था और एजुकेशन भी मिलता था और काम भी मिलता था. ठीक है. तो और कुछ अलग तरीके इंसेंटिव्स भी लेके आए थे फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन. ठीक है. फिर एक यूनिवर्सिटी भी शुरू की थी, इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी. ये पहली ओपन यूनिवर्सिटी थी जो इस एजुकेशन पॉलिसी के अंडर स्टार्ट की गई थी. लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी को भी लेटर मॉडिफाई किया था पीवी नरसिम्हा राव ने इन ईयर 1992. इसकी मॉडिफिकेशंस के बाद अब 34 इयर्स बाद हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 जब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी. इसके जो मेन एलिमेंट्स हैं उसमें ये कहा गया है कि बाय द ईयर 2035 ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो जो एजुकेशन के अंदर है, स्कूल एजुकेशन के अंदर है, उसको 50% तक बढ़ा दिया जाएगा. जीडीपी की जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्रॉम 1.6% से 6% कर दी जाएगी. और जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इसको चेंज कर दिया गया है एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दैट इज MOE. अब इस एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे नए नए चेंजेस आए हैं जिनको अडेप्ट करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज इट्स लाइक एवरी एक एक फैक्टर में एक जगह पर हर लेवल पर अलग अलग चेंजेस लेकर आ गए हैं ताकि जो रिफॉर्म है वो एक अच्छे से हो. लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगेगा. ऐसा नहीं है कि आज ही हमने ये पेपर पे आ गई पॉलिसी, हाँ ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी 1-2 साल में. नहीं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत टाइम लगेगा. टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, पूरी यूनिवर्सिटीज़ को, एनवायरनमेंट को, सब चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा इस एजुकेशन पॉलिसी को कम्प्लीटली अपने अंदर अडॉप्ट करने के लिए. तो इसके अंदर चेंजेस स्टूडेंट्स के लिए भी हैं और टीचर्स के लिए भी हैं. फर्स्ट हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है. नया स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर था 10+2, मतलब 10th तक हम पढ़ते थे, उसका एज ये था. फिर था दो साल हमारे उसके जो हमारे स्ट्रीम बेसिस पे हमारा सबका डिवीजन हो जाता था. लेकिन इसको हमने नया मॉडिफिकेशन किया विद लेस ऑफ बर्डन एंड विद मोर एंड मोर ऑफ बेनिफिट्स. मुझे तो इसमें सिर्फ बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स नज़र आए हैं, मुझे कोई इसमें डिसएडवांटेज नहीं नज़र आया अब तक स्कूल के लेवल पे जो हम देखते हैं. तो इस स्ट्रक्चर को ऐसे डिवाइड किया है 5+3+3+4, मतलब 5 साल तक हमारा जो 5 साल का एज होता है, हम 3 साल तो हमारा वो प्री नर्सरी वाला स्कूल होता है, तो 3 साल तक तो वही होगा जिसके अंदर पूरी तरह से ना बच्चों को पॉलिशिंग तो बाद में, मतलब उन्हें स्टार्ट किया जाएगा, प्रिपेयर किया जाएगा. इट्स नॉट ऑलवेज रट्टा फाइन थिंग, इट्स अबाउट मोर ऑफ रोट लर्निंग. ठीक है. तो हमारे 5 साल उसमें जाएंगे. फर्स्ट पहले 3 साल हमारा प्री स्कूलिंग एंड नेक्स्ट 2 years हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड, देन 3 हमारे नेक्स्ट 3 years जो 8th जो आगे और एजेस, मतलब 8 से 11 साल तक. थर्ड हमारी सेकंड क्लास तक तो हो गया, 3rd to 5th क्लास. फिर हमारा नेक्स्ट 3 years और फिर हमारे लास्ट 4 years जो 9 से 12 तक है. ठीक है.
इसके अंदर इसमें हमारी जो नई नई चीज़ें वो लेकर आने की कोशिश की जाएगी, वो ये है कि 5th स्टैंडर्ड तक बच्चों को जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएंगे, जिस जिस बेसिस पे उनको समझाया जाएगा, उनके पास एक ऑप्शन रहेगा कि वो रीजनल लैंग्वेज में या किसी लोकल लैंग्वेज में या फिर हमारी मदर टंग हिंदी में समझ सकते हैं, चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो अपनी लोकल लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं या आपका मतलब आप खुद चाहते हैं कि आप गुजराती में पढ़ाई करें या पंजाबी में पढ़ाई करें या फिर आपको हिंदी में ही पढ़ाई करनी है, आपको वही ज़्यादा अच्छा से समझ आता है, इंग्लिश को सब्जेक्ट लिया जाएगा, बट इंग्लिश को कोर इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। आजकल इंग्लिश को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि वेदर द स्टूडेंट इज गेटिंग इट और नॉट गेटिंग इट, बात सिर्फ इंग्लिश में ही करनी है, चाहे उसको समझ आ रही है वो चीज़ या नहीं आ रही है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि बच्चे के अंदर बहुत कम हो जाता है। लेकिन अब ये नया पॉलिसी क्या कहती है कि उसको इंस्ट्रक्शन उस जिसमें उसको बेटर लगेगा ना उसको उसमें समझाया जाएगा। अगर उसको हिंदी में समझना है तो वो हिंदी ऑप्ट करेगा, अगर उसको गुजराती में समझना है गुजराती, और एनी अदर लोकल लैंग्वेज जो उसको लोकल लैंग्वेजेस के ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें जिससे समझना है वो उसमें समझेगा अप टू 5th स्टैंडर्ड। ऑल दो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, इंग्लिश विल बी गिवन एज अ सब्जेक्ट बट ओनली एज अ सब्जेक्ट। ठीक है। दूसरी चीज़ है चिल्ड्रन, जैसे ये लैंग्वेज का केस ना, वहाँ जैसे और यूरोपियन कंट्रीज़ है, उनकी अपनी छोटी छोटी कितनी सारी कंट्रीज़ है उधर, उन सबकी अपनी एक लैंग्वेज है, वो अपनी एक लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन नहीं, हमें हिंदी में बात करने में बड़ी शर्म आती है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा कि हिंदी को भी उतनी उतनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी जितनी आज इंग्लिश को दी जाती है। सेकेंड इज कि चिल्ड्रन विल बी मेड टू लर्न कोडिंग, 6th स्टैंडर्ड से उन्हें कोडिंग सिखाई जाएगी। ये इसका एग्जाम्पल ये चाइना है कि चाइना में बहुत पहले से ही इसको इम्पोर्टेंस दिया गया है, कोडिंग सिखाना बच्चों को स्कूल में ही बचपन से, जिसकी वजह से उनकी डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा आ गया है। तो हमारे में भी ये अडॉप्ट किया जाएगा कि बच्चों को 6th क्लास से कोडिंग सिखाई जाएगी। ऑल्सो दे कैन इंटर्न विद इन कंपनी या किसी पर्सन के अंडर। सपोज अब जैसे यहाँ पे क्या है कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस, अदर ऑप्शंस भी ओपन है बच्चों के लिए कि उन्हें अगर पेंटिंग सीखनी है या उन्हें क्राफ्ट सीखना है या उन्हें कंप्यूटर सीखना है, तो ये सारे ऑप्शंस ओपन रखेंगे एवरी स्कूल्स। तो इन इसके अंदर ये क्या है कि अगर किसी बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है, किसी को इंटर्निंग करनी है, किसी के अंदर जाकर, किसी फेमस पर्सन के अंदर जाके या किसी एक्सपीरियंस के अंदर जाके, प्रोफेशनल के अंदर जाके उसे सीखना है, तो स्कूल उसको अलाउ करेगा कि वो उसके अंदर जाके इंटर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, टू गेन अ प्रैक्टिकल नॉलेज। उसके बाद आते हैं हम सेकेंडरी लेवल पे, जिसमें 9th से 12th है। तो इसके अंदर जो एग्ज़ाम्स होंगे वो सेमेस्टर बेसिस पे होंगे। ऑल्दो अभी इसमें जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं इनके ऊपर अभी आया नहीं है कि कैसे कंडक्ट किए जाएंगे, बट कोशिश ये की जाएगी कि जो बच्चों का बर्डन है ना वो ख़त्म हो। दूसरा, बच्चे रट्टा फाइक की जगह चीज़ों को समझने की कोशिश करें, अपनी स्किल्स को डेवलप करें, और जो एक्स्ट्रा बर्डन लेते हैं ना कि स्कूल में ही पढ़ना है, कोचिंग भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है, ये करना है वो करना है, उस चीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए। बोर्ड एग्जाम को इस तरह से किया जाए कि वो लगे कि हाँ यू आर डूइंग समथिंग, जिससे कि आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज इन्हांस हो। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि फॉरेन लैंग्वेजेस। जो सेकेंडरी लेवल है हमारा 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, उसमें आपको फॉरेन लैंग्वेजेस का भी ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है तो आप उसको अवेल कर सकते हो, उस ऑफर को अवेल कर सकते हो, और ये चीज़ दोनों पब्लिक स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल्स में दी जाएगी। अब आते हैं हम 11th और 12th में, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मतलब मुझे इस चीज़ से बड़ा अच्छा लगा कि जब हम 11th-12th में थे, देयर वाज ऑलवेज अ वॉर बिटवीन साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स। आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो हमेशा एक वॉर रहता था कि साइंस वाले अपने आप को अलग समझते थे, कॉमर्स वाले अपने आप को अलग समझते थे। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दी गया है कि आप अगर कॉमर्स अकाउंट्स के साथ साथ, बिजनेस स्टडीज़ के साथ साथ अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट रखते हो तो आप वो पढ़ सकते हो। इसमें ऐसी कोई आपको डिविजन्स में नहीं, आपको डिवाइड नहीं कर दिया जाएगा। 10th तक हम एक साथ होते हैं, अचानक से 11th-12th में एक डिवीजन क्रिएट हो जाता है, तो वो डिवीजन क्रिएट नहीं होगा। यू आर कम्प्लीटली फ्री टू चूज वट एवर सब्जेक्ट यू लाइक, बट इसमें एक पूल बना दिया जाएगा, मतलब होता है ना कि पूल ऑफ सब्जेक्ट्स, इफ देयर इज, वो अब वो बाद में डिसाइड किया जाएगा, वो बाद में स्कूल टू स्कूल देखा जाएगा कि एक पूल ऑफ सब्जेक्ट्स, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स वाले सब्जेक्ट्स होंगे, मिक्सड अप सब्जेक्ट्स। अब आपको उस पूल से सिलेक्ट करना है कि आप कौन से पूल में जाना चाहते हैं। ठीक है। अब आता है रिपोर्ट कार्ड पे। रिपोर्ट कार्ड एक 360 डिग्री असेसमेंट होगा, मतलब
ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं, नॉट ओनली अबाउट स्टडीज़ एंड एग्जाम्स जो कंडक्ट होंगे, आपकी पूरी स्किल्स, करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, इन सब बेसिस पे आपके मार्क्स दिए जाएंगे, इन सब बेसिस पे असेसमेंट होगी। दूसरी चीज़ सेल्फ इवैल्यूएशन होगी, आप खुद को भी मार्क्स देंगे, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, तो इसलिए सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, टीचर्स इवैल्यूएशन जो हमेशा होती है ये। एंड थर्ड थिंग इज़ कि अदर क्लासमेट्स जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं वो भी आपको मार्क्स देंगे, क्लासमेट्स का इवैल्यूएशन भी इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसलिए 360 डिग्री असेसमेंट है जिसमें सारे जो एरियाज हैं वो कवर कर जाएंगे। फिर आते हैं आफ्टर स्कूल। आफ्टर स्कूल हमारा होगा एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, हर किसी जगह एडमिशन लेने के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, कोई भीड़ भाड़ नहीं, यहाँ अलग वहाँ अलग यहाँ अलग नहीं, एक ही एंट्रेंस टेस्ट है। दूसरी अच्छी चीज़ है मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। मतलब अगर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, आप वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आप उस चीज़ की डिग्री लेना चाहते हैं, लेकिन एक साल बाद आपको लगा कि मुझे वो चीज़ भी करनी है, मतलब मुझे कोई कोर्स लेना है या कोई और एक्टिविटी में जाना है या किसी कुछ भी और करना है, तो आप एक साल बाद वहाँ से एग्जिट ले सकते हो उस कॉलेज से, दूसरी जगह सीख के काम कर सकते हैं अपना। एक साल बाद, 2 साल बाद आप वापस उसी जगह से उसी सेकेंड ईयर से दोबारा शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा री एडमिशन लेना पड़ेगा, दोबारा एक साल, मतलब साल खराब होने का टेंशन जो होता है बच्चे को, वो साल खराब होने का टेंशन खत्म। दूसरा, एमफिल को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, अब एमफिल नहीं होगा। अब आते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये जो मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री सिस्टम है वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि जो भी क्रेडिट्स, मतलब जो भी बेनिफिट्स आपने लिए हैं, जो भी पॉइंट्स आपने स्कोर किए हैं उस टाइम पीरियड में जब आप कॉलेज में थे, और फिर तो वो आपके इस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में ऐड ऑन होते रहेंगे। मतलब जो जो आप काम करते रहोगे, चाहे आप मल्टीपल एंट्री ले रहे हो चाहे आप मल्टीपल एग्जिट ले रहे हो, जो जो भी आप काम कर रहे हो वो पॉइंट्स जो हैं वो उस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में ऐड होते रहेंगे। दूसरी चीज़, जैसे कॉलेजेस में आपने 3 या 4 साल कंप्लीट करते हो तभी आपको एक डिग्री मिलती है, लेकिन अब क्या होगा, आपने 1 साल कंप्लीट किया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरा साल कंप्लीट किया तो डिप्लोमा मिलेगा। तो इस तरह से इसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है, बच्चों को मोटिवेट कर दिया गया है, एंड मुझे ये बहुत ही अच्छी अप्रोच लगी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की। दूसरा है इस्टेब्लिशिंग ऑफ मेरू। मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को, इस एजुकेशन को इन्हांस करने के लिए एक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाएगी, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे मेरू। अब आते हैं, ये तो हो गए हमारे स्टूडेंट्स के चेंजेस, कुछ चेंजेस, और ये अब आते हैं हम टीचर्स के। अब इतना बड़ा, इतने सारे चेंजेस आएंगे यूनिवर्सिटीज़ में, एजुकेशन सिस्टम में, तो टीचर्स के लिए भी कुछ चेंजेस होने चाहिए। इतने बड़े फ्रेमवर्क को हैंडल करने के लिए टीचर्स के लिए भी कुछ चेंजेस हैं। तो पहले चेंज ये है कि जो टीचर्स का बाय 2030 है ये, कि जो टीचर्स का एजुकेशन होगा ना, डिग्री जो उन्हें मिलती है पढ़ाने के लिए, तो वो होगी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम्स जो लॉन्च करेंगे। और दूसरा, एनसीईआरटी की कंसल्टेशन के साथ साथ इन्होंने एक बनाया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन, जो बाय 2021 आ जाएगा, जिसमें एंड जो जहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वहाँ पे विल बी मूव टू, एंड बाय 2030 टीचर्स विल बी मूव टू मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़। ये तो टीचर्स के एजुकेशन की थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, ठीक है। अब जो पूरा ऑब्जेक्टिव है इस पूरी पॉलिसी का, वो यही है कि जो जितने भी डिफरेंसेस आए हैं एजुकेशन की वजह से, जितने भी पीछे हैं हम एजुकेशन की वजह से, उसको हम कवर कर सकें, हम जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन है उन्हें अचीव कर सकें। जब बच्चे स्कूल से निकलें तो वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए चैलेंजिंग, जो हम अचानक से स्कूल से निकलते हैं हम बहुत ही लीस्ट प्रिपेयर्ड होते हैं, हमें हमें जो बुकिश लैंग्वेज होती है ना, हमें बस वो पता होती है, व्हाट प्रैक्टिकल लाइफ इज़, व्हाट रियलिटी इज़, हम उससे बिल्कुल अनजान होते हैं। तो अब स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाएगा कि जब वो स्कूल से बाहर निकले वो प्रिपेयर्ड हों कि जो लाइफ के रियल चैलेंजेस हैं उन्हें फेस कर सके, उन्हें चैलेंज कर सके। चिल्ड्रन को, बच्चों को अपने पेस पे पढ़ने की, अपने पेस पे सब्जेक्ट्स चूज़ करने की, अपने पेस पे चीज़ों को समझने की आज़ादी मिलेगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। जब उनकी अंदर बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो एक दे विल बी बेटर शेप्ड फॉर अ न्यू फ्यूचर, ठीक है। और फिर इससे डेवलपमेंट होगी एजुकेशन में। मुझे लगता है कि ये ओवरऑल बहुत ही अच्छी पॉलिसी है,
लेट अस सी इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, और ये कैसे इसकी वजह से कितना डेवलपमेंट आता है हमारे यूथ में, हमारे कंट्री में, हमारे इकोनॉमी में. एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. आई होप यू लाइक्ड इट. और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड नेक्स्ट वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. ठीक है. थैंक यू एंड बाय बाय.